Hello everyone, today we are going to start with some more MCQs of the chapter Structure of Atom. So without wasting time, let us start with our first question. Which of the following sets of quantum number is correct for an electron present in 4f orbital? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? ऑर्बिटल कौन सा दिया हुआ है? 4f ऑर्बिटल दिया हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हमें सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स निकालने हैं. अब इस सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए 4 होते हैं टोटल. कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है. जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है दैट इज़ योर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, सॉरी स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. फिर दूसरा होता है आपका जिसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी आप बोल सकते हो, ये सेकंड क्वांटम नंबर आप बोल देते हो, या फिर आप इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हो, या एज़िमुथल क्वांटम नंबर आप बोल देते हो. ठीक है. ये क्या चीज़ आपका है? ये सबसे पहले जस्ट वही बता रहा हूँ, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं. तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ठीक है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको जो है आप एम से रिप्रेजेंट करते हो. और चौथा जो है वो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर जिसको आप एस से रिप्रेजेंट करते हो. स्पिन क्वांटम नंबर जिसको आप एस से रिप्रेजेंट करते हो. अब एन क्या बताता है? एन बताता है आपकी ऑर्बिट कौन सी है. ठीक है. एज़िमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि आपकी सबशेल कौन सी है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि उस सबशेल में जो आपके फर्दर ऑर्बिटल्स कितने हैं या उनकी ओरिएंटेशन क्या है, द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स. ठीक है. स्पिन क्या बताता है कि स्पिन आपका क्या है, कि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो अपोजिट स्पिन के होते हैं, यानी आपका एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या स्पिन होगी. ठीक है. तो 4f ऑर्बिटल में जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है 4, तो ये 4 क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका n जो है वो 4 है. ये 4 वो रिप्रेजेंट करता है. इस 4 को आप पीरियड भी बोल देते हैं कई बार. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है. उसके बाद f आ गया. अब f क्या हो गया? f आपकी सबशेल हो चुकी है. अब सबशेल अगर ये है तो सबशेल के लिए l क्या होगा? f के लिए. तो इसके 2 तरीके हैं देखिए निकालने के. या तो आप इसको f को ऐसे देख लीजिए, s p d f. ठीक है. s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2, तो f के लिए l 3 होता है, तो 3 हो गया. या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि n से अगर l निकालना तो n से l क्या होता है? n 4 के लिए l कितना होगा? 0 to n-1 होगा. ठीक है. तो इस कॉरस्पॉन्डिंग 4 वैल्यू के लिए 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है. बट f किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? 3 के होगा. तो l यहाँ पे 3 बन चुका है, n यहाँ पर 4 बन चुका है. अब हमने किस पे चलना है? अब चलना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे जिसको हम m बोल रहे हैं. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अब इसमें किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? अब यहाँ पर L3 के लिए m की तो कुछ भी वैल्यू बन सकती है आपकी. कहाँ से कहाँ बनेगी आपकी? इट कैन बी फ्रॉम -L टू +L इंक्लूडिंग 0. ठीक है. 0 इंक्लूड करके द वैल्यू कैन बी एनी हाउ. ठीक है. इनमें से कुछ भी बन सकती है आपकी. जैसे कि पहले आपकी चलेगी -3, -2, -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा +1, +2, +3. अगर टोटल आप ऑर्बिटल देखेंगे तो कितनी ऑर्बिटल होगी? 1 2 3 4 5 6 7. तो सीधी सी बात है f ऑर्बिटल में 7 ही आपके क्या आते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, 7 आपकी ऑर्बिटल्स आती हैं. हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. ठीक है. अब हमें तो 4f ऑर्बिटल के लिए बताना है. तो 4f ऑर्बिटल के लिए हम क्या रख सकते हैं? इसमें से कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं. ठीक है. फिर लास्ट आ जाता है आपका स्पिन. स्पिन के लिए आपकी वैल्यू रखी जाएगी +12. क्यों? अब मतलब जस्ट अभी तो हम +12 ही ले रहे हैं. ठीक है. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका +12 स्पिन का ही होता है. ठीक है. तो उसके हिसाब से अब हमें चेक कर लेना है. अब N4 किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है. अब L3 किस में है? पहले वाले में है और तीसरे वाले में है. उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसमें से कोई भी वैल्यू. तो यहाँ पर 4 हो गया तो इसको निगलेक्ट कर दिया, तो यही वैल्यू है. ठीक है. तो यानी ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर होगा. सो थर्ड वन इज़ योर आंसर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द
सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें दे रखी हैं, ये आपको क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, कौन कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं वो मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम यूज़ करते हैं स्मॉल एन को, क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। क्या बताता है ये आपका ऑर्बिट का या फिर शेल का नंबर बताता है कि क्या ऑर्बिट आपकी के शेल है, एल है, एम है, एन है, कौन सी है। कई बार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पीरियड भी बता देता है कि पीरियड कौन सा है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद चलते हैं आपका सेकेंड क्वांटम नंबर की तरफ, जिसको हम बोल देते हैं आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या फिर एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। अब ये क्या बताता है हमें, ये हमें पर्टिकुलरली जानकारी देता है सब शेल के बारे में। ठीक है, इसको हम एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है हमें सब शेल के बारे में, सब शेल जो कि शेल के अंदर आती है, सब शेल। ठीक है, ये कौन सी होती हैं आपकी, जैसे एस, पी, डी, एफ। ठीक है, ऐसे जिनका नंबर होता है आपका, इसमें एन के हिसाब से नंबर दिया होता है ना ऊपर में, N1 के लिए, 2L के लिए, 3M के लिए, 4N के लिए, वैसे यहाँ L से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, लाइक दैट। ठीक है, तो ये हमें एक तरह से सब शेल की जानकारी दे देता है। और वहीं पे अगर हम तीसरे क्वांटम नंबर की बात करें तो तीसरा क्वांटम नंबर क्या होता है आपका, दैट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं m के साथ। वो एक्चुअल में क्या बताता है, वो बता देता है कि एक सब शेल में कितनी ऑर्बिटल हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल हैं कितनी। उसके बाद चौथा जो है वो होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअल में हमें ये बताता है कि आपका एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। एक की स्पिन होगी +½ दूसरे की होगी -½ अब यहाँ पर हमें बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा हाईएस्ट एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा एक एटम की। तो यहाँ पर 2 रूल्स आते हैं आपके पास, एक तो है अबाउ रूल या अबाउ प्रिंसिपल भी आप बोल सकते हैं। ये क्या बताता है आपका, बेसिकली ये आपको ये जानकारी देता है कि कौन सी ऑर्बिटल जो है, कौन सी मतलब शेल जो है वो पहले भरी जाती है सब शेल। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो लो एनर्जी सब शेल हैं वो पहले भरी जाएंगी और लो एनर्जी सब शेल पहले, और जो हाई एनर्जी सब शेल हैं वो बाद में, यानी लो से हाई एनर्जी हम फिल करते हैं सब शेल्स को। और इसी का एक तरह से अल्टरनेटिव आप बोल सकते हैं N+L रूल होता है। N+L रूल क्या कहता है, N+L रूल कहता है कि ऐसी सब शेल जिसके लिए N+L रूल ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। किस तरह से, जैसे अबाउ प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को याद होगा कि हम 4s पहले भरते हैं और 3d हम बाद में भरते हैं। ठीक है, अब N+L रूल ये भी कहता है आपका कि ऐसे ऑर्बिटल जिनके N+L जो है आपका, जिसमें N+L की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग ये मैं इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। 4s का मतलब क्या है, 4s का मतलब है n की वैल्यू 4 और s मतलब l की वैल्यू 0। तो दोनों को अगर आप ऐड करें, दोनों को ऐड करो कितना बनेगा, 4 आया ना। वैसे ही
आप 3D के लिए चेक कर लो, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू d के लिए हो गई 2, 3 + 2 कितना बन गया, 5 बन गया ना। इसीलिए आपका 4s पहले भरा जाता है, 3D बाद में भरा जाता है, अकॉर्डिंग टू n+l रूल भी आप बोल सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू दिस रूल भी आप बोल सकते हैं। दोनों एक्चुअल में एक ही चीज़ है ये, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली n+l रूल का ही यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 + 1 कितना बना, 3 + 1 4 बना, 3 + 2 5 बना, 4 + 0 4 बना, एंड 3 + 0 3 बना। तो आपके हिसाब से n+l की वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा, सेकंड की सबसे ज़्यादा। तो सेकंड इज़ दी आपके सेकंड जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर हैं वो आपका हाईएस्ट एनर्जी शो कर रहे हैं एक एटम के लिए। बट अगर आप यहाँ पे अबाउ रूल के साथ जाना चाहेंगे तो देखिए n 3 है और l 1 है, l 1 के लिए बनता है आपका p, तो ये आपकी स्टेट बन जाती है 3p। फिर ये है आपका 3 और 2, 3 और 2 है d के लिए, तो ये बन जाती है 3d। ये बन जाती है 4 और 0, तो यानी 4 और 0 मतलब s, और ये है 3 और l 0, तो ये 3s। तो ऑफ कोर्स अब आप इन सब में देख सकते हैं। तो पहले अगर अबाउ रूल के अकॉर्डिंग मैं चलूँ तो आपको वो मैंने सीक्वेंस बनाना भी सिखाया था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो ऑफ कोर्स 3s पहले भरा जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 3p भरा जाता है, उसके बाद भरते हैं हम 4s को, और सबसे बाद हम भरते हैं 3d को। तो ऑफ कोर्स 3d इज़ योर आंसर। 3d इज़ द एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम, ठीक है, विच इज़ हाईएस्ट अमंग दीज, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी की है। तो चाहे n+l से रूल यूज़ कर लो, चाहे अबाउ रूल यूज़ कर लो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। सो नाउ कम्स अ थर्ड क्वेश्चन, that if the kinetic energy of an electron is increased 4 times, the wavelength of the de Broglie wave associated with it would be, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इस कॉन्सेप्ट को बता दूँ तो ब्रीफ में देखिए, सबसे पहले तो जब आपका क्वांटम हम मॉडल की बात करते हैं, ठीक है, तो क्वांटम मॉडल के टाइम पे ये बताया गया कि आपका जो लाइट है, ठीक है, लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट या फिर जो कि एक फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसका डुअल नेचर होता है, यानी लाइट वेव्स जो रोशनी है वो आपके दो तरह का काम करती है। एक तो कि उसका वेव नेचर तो है ही है, वेव नेचर जैसे कि आपने देखा है या फिर आपने 9th-10th में पढ़ा भी है कि जो लाइट में क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है, लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर मिरर में आप देखें तो आपकी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। ग्लास में से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, जैसे लेंस है, ग्लास है, उसमें से लाइट जो है पास करने के बाद बेंड करती है, तो उसको आपने क्या बोल दिया, रिफ्रैक्शन बोल दिया, ठीक है। रिफ्रैक्शन वेव नेचर हो गया। अब दूसरा इसका नेचर होता है पार्टिकल नेचर। ये पार्टिकल नेचर कब एक्सप्लेन होता है, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स, ये आपके क्वांटम मॉडल का यूज़ करते हैं, तो उसमें पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है आपके, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, इस तरह के इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर लेकर चलते हैं, ठीक है। पार्टिकल नेचर क्या, कि जो लाइट है वो एक्चुअल में पार्टिकल्स की बनी हुई है, पार्टिकल नेचर है उसका, जैसे कि फोटॉन हम बोलते हैं, जिसे हम फोटॉन बोलते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिए। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा, डी ब्रॉगली ने कहा कि जैसे जो लाइट है आपकी, जो कि एक तरह की एनर्जी का ही फॉर्म होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका वेव नेचर भी आपने बोल दिया और पार्टिकल नेचर भी बोल दिया। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि सेम वैसे ही आप अगर एक मैटर को लेते हैं, मैटर को अगर आप देखते हैं तो आपने देखिए 9th क्लास में पढ़ा ही है
कि मैटर क्या होते हैं, आपके सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं। मैटर किस चीज़ के बने होते हैं, एटम और आपके मॉलिक्यूल्स जो भी हैं उनके बने होते हैं। तो मैटर का पार्टिकल नेचर तो होता ही होता है, वो तो पहले से ही आपको पता है कि मैटर जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं जिनको आप एटम्स बोल देते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर तो होता ही है मैटर का। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि इसका वेव नेचर भी होता है, यानी हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट करेगी, जिसको आप डी ब्रॉगली वेव बोल देंगे। जिसको कौन सी वेव बोल देंगे आप, डी ब्रॉगली वेव बोल देंगे। ठीक है, और इसी डी ब्रॉगली वेव की डी ब्रॉगली ने जस्ट वेवलेंथ दी, दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी, जिसे इन्होंने एच अपॉन पी भी बोला। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा लैम्डा तो वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेव का, जो एम है वो मास है। अब वो कोई भी पार्टिकल होगा वहाँ पर, अगर वो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है, तो m की जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है, v की जगह पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है, या फिर अगर जस्ट आप p लिखते हैं तो p की जगह पर आपको मोमेंटम लेना है इलेक्ट्रॉन का। और h क्या है आपका, h आपका यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पर, इट इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब बात आती है कि द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ इन्होंने बोला है काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। इन्होंने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मैं 4 गुना बढ़ा दूं तो वेवलेंथ पे बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो मोमेंटम की टर्म में पता है। अब ये तो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ दैट लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। अब मुझे तो मोमेंटम की टर्म में पता है, अब मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में कैसे बनाऊँ। तो ध्यान रखिए मोमेंटम क्या होता है आपका, मोमेंटम है आपका mv। ठीक है, ध्यान रखिए। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका दैट इज़ हाफ mv स्क्वेयर। ये तो सभी आप लोग जानते ही हैं। तो अगर मैं ऊपर मास से मल्टीप्लाई कर दूं एक m से और नीचे में इसी m से डिवाइड कर दूं, तो ऑफ कोर्स इस आपके रिलेशन में कोई फ़र्क, कोई चेंज नहीं आया, कि जिस नंबर के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया उसी नंबर के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो कोई चेंज नहीं आया यहाँ पे। तो अब मास को मास से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये m स्क्वेयर बन गया ऊपर, तो ऊपर mv का होल स्क्वेयर बन चुका है और नीचे डिवाइड में m आ चुका है। किसके बराबर है ये, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये mv क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये mv तो मोमेंटम है, तो मैं mv की जगह मोमेंटम पुट करूँगा तो ये देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसको मैं यहाँ पर E से लिख दूँ या के से लिख दूँ, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया, हाफ तो है ही है, ऊपर mv का स्क्वायर, mv को लिख दिया p, तो ऊपर p का स्क्वायर अपॉन में 2m नीचे है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की टर्म में ऐसे बन गया आपका। तो इस मोमेंटम की जगह अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी को लिखना है तो क्या फार्मूला बनेगा, तो मोमेंटम p स्क्वायर 2me हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेट मी राइट हेयर। ठीक है, लेट मी सॉल्व इट हेयर। सो पी स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया, पी स्क्वेयर हो गया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p हेयर, p की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इस तरफ लग गया अंडर रूट 2m इंटू योर काइनेटिक एनर्जी। तो यानी लैम्डा जो है वेवलेंथ आपका मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उस मोमेंटम की जगह अगर मैं पुट कर दूंगा ये, तो इट मीन्स आपका लैम्डा जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बट ध्यान रखिए वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी रूट में है, 1/रूट में दे रखा है आपका काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर रूट में है तो अगर काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना बढ़ाया जाएगा तो 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2, तो आपका लैम्डा जो है वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर आप 4 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर तो हमें क्या करना है, 1/√4 करना है, और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, नीचे 2 आ गया तो हाफ हो गया ना आपका, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ इज योर करेक्ट आंसर है। सो कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ वन, द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। देखिए अब आपको पता ही है कि जो बोहर मॉडल होता है वो
सक्सेसफुली आपका एक्सप्लेन करता है हाइड्रोजन एटम को। ठीक है, हाइड्रोजन एटम बोल सकते हैं आप, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स को। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है? हाइड्रोजन एटम का मीनिंग है लाइक एटम्स। हाइड्रोजन एटम का मीनिंग है कि हाइड्रोजन एटम में जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है उसको हम निकालते हैं, फिर उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है वो हम निकाल सकते हैं, फिर हम उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है वो भी हम बता सकते हैं, उसका मोमेंटम बता सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं ओनली फ्रॉम द बोहर्स मॉडल। ठीक है, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हाइड्रोजन में आपने देखा होगा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स वो एटम्स हैं जिनमें आपका एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, एटम्स यानी इसमें पर्टिकुलरली हम स्पीशीज़ की बात करते हैं, यानी ये आपके जैसे He+ हो गया। ठीक है, ये Li2 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, लाइक दैट। बेरिलियम 3+ हो गया। तो इनमें क्या है, आप इन सभी स्पीशीज़ में अगर आप देखें, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसके पास एक ही बचा। ठीक है, तो ऐसे आपके स्पीशीज़ जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उनको यू कैन अप्लाई द बोहर मॉडल। अब बात आती है इसमें सेकेंड बोहर ऑर्बिट निकालने की, वो भी हाइड्रोजन एटम के लिए। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है आपका फॉर फाइंडिंग द बोहर्स ऑर्बिट, बोहर्स ऑर्बिट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, दैट इज 0.53 इंटू n² अपॉन z। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा आपका, दैट इज द रेडियस। अब ये रेडियस आपका डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट इन एंगस्ट्रॉम्स, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इन एंगस्ट्रॉम्स। अब यहाँ पर n क्या है, n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप जानते हैं, ये पर्टिकुलरली आपका ऑर्बिट बताता है कि किस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n1 है, n1 इज़ फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ऑर्बिट हेयर। यहाँ पे सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिखा है, यानी n को मुझे पुट कर देना है 2। और z क्या है, z वहीं पर है हमारा एटॉमिक नंबर। अब वो डिपेंड करता है कि आपने जो यहाँ पर एलिमेंट है कौन सा लेकर चल रहे हो, कौन सा एटम ले रहे हो। हाइड्रोजन लोगे तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, अगर हीलियम लोगे तो 2 हो जाएगा, लिथियम लोगे तो 3 हो जाएगा, बेरिलियम लोगे तो 4 हो जाएगा, बोरॉन लोगे 5 हो जाएगा, लाइक दैट। तो क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे लिखा जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम को लीजिए, तो यानी z को पुट कीजिए 1। तो अब यही सारी वैल्यूज़ को रखूँगा मैं इस फार्मूले में और अपने रेडियस की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में निकाल लूँगा। तो देखिए 0.53, ठीक है, इनटू, अब n की वैल्यू क्या पुट की हमने, n की जगह हमने पुट कर दिया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर पुट किया ना, n की जगह 2 पुट कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि z नीचे 1 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 जा कितना आ गया, 12 आ गया, 1 कैरी, 5 4 20 + 1 21, फिर 2 पॉइंट छोड़ के आपने 2 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो 2.12 एंगस्ट्रॉम, 2.12 एंगस्ट्रॉम इज़ द आंसर। तो 2.12 एंगस्ट्रॉम कौन सा है, ये। ठीक है, नाउ कम्स योर फिफ्थ क्वेश्चन, that if the binding energy of electron in a hydrogen atom is 13.6 electron volt, the energy required to remove electron from the first excited state of Li++, Li++ का मीनिंग है that it is Li2 पॉजिटिव, यानी लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 निकल गए, तो 1 बच गया, यानी ये क्या बन चुका है, ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन चुका है। ठीक है, तो यानी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वी कैन अब सक्सेसफुली अप्लाई दी बोहर्स मॉडल।
बोहर मॉडल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स पर ही लगते हैं, कि जो जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं के ऊपर हम लगा सकते हैं बोहर मॉडल को। ठीक है, अब देखिए बोहर मॉडल से पिछला जो हमने न्यूमेरिकल किया था वहाँ पर हमने उसका रेडियस निकाला था। तो वैसे आपका डायरेक्ट एनर्जी निकालने का एक फार्मूला होता है। ठीक है, एनर्जी का फार्मूला होता है आपका -13.6 आपका z स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर, z स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है ध्यान रखिए -13.6 z स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है और ये नेगेटिव होती है, दैट इज़ दी एनर्जी। अब ये एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको एक तरह से ट्रैप है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, तो न्यूक्लियस उसको जाने नहीं देता, न्यूक्लियस ने एक तरह से उसको पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, सो ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, z क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे? z आप जानते ही हैं, z हम एटॉमिक नंबर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और n जो है दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी आप किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन से आप ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बता देगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका, देखिए हमें सारी जानकारी दी हुई है यहाँ पे, हमें Li2+ के बारे में पूछा है, तो इसके लिए लिथियम के लिए आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तीसरे नंबर पे, तो Z तो हमें पता लग गया 3 हो गया। अब ऊपर से इन्होंने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात की है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? देखिए जो आपका n=1 है उसको हम बोल देते हैं आपका ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट बोला जाता है इसको? ग्राउंड स्टेट हम बोलते हैं। किसके लिए? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम n=1 को ग्राउंड स्टेट लेते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई? इससे ऊपर वाली, उसको आप बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। पहले आएगी ग्राउंड स्टेट, फिर आती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो पहली एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो गई? दैट इज़ n=2। ठीक है, तो अब n भी हमें पता लग गया 2 है। अब मुझे सिर्फ वैल्यू रखनी है, बट ध्यान रखिए ये तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है और हमें कौन सी एनर्जी पूछा है? हमें तो बाइंडिंग एनर्जी पूछा है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी एक तरह से क्या हो जाएगा? इट इज़ जस्ट नेगेटिव ऑफ दिस एनर्जी, मतलब इसका भी नेगेटिव। तो कहने का क्या मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी आपको पूछा जाए तो वहाँ पे साइन आपने चेंज कर देना, वहाँ पे साइन आपको प्लस लगा देना है, बस इतना सा फ़र्क है। यानी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, जितना ये नेगेटिव में होगा इतनी ही प्लस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि उस इलेक्ट्रॉन को आप उस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से बाहर निकाल पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, बस अब वैल्यूज़ रखनी है ये Z3 और N2। तो एक ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताया आपको। ठीक है, और दूसरा वो जो रेडियस आपको इससे पहले बताया, ये कई बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये देखिए आपका 13.6, अब मैंने z की जगह पुट कर दिया 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर नीचे, अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया? नीचे 4 हो गया। ठीक है, तो फिर अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए कैंसिल करते हैं, यहाँ पे कटिंग करते हैं। 2 के साथ 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0.28 ज़ा 16, 6.8 बन गया। फिर 2 के साथ वी कैन डू कटिंग, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 3.4 इंटू 9 आ गया। अब 3.4 इंटू 9 का क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? देखिए 3.4 इंटू 9, सो 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, 28 29 30, तो ये बन चुका है आपका 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे, यहाँ पर आप चेक करें। सो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्डर ऑर्बिट इज। अगर आप बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? अगर आपको देखिए बोहर थ्योरी के पोस्टुलेट्स याद हैं, तो बोहर ने ये पोस्टुलेट में ये मानकर चले थे कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज़ द MVR,
एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MVR से, जिसको आप L भी बोल देते हैं कई बार। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको कई बार आप MVR भी बोल देते हैं, या फिर L मतलब इसका सिंबल है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब इस एंगुलर मोमेंटम आपको किसके लिए निकालना है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है जो कि 5th ऑर्डर ऑर्बिट में। 5th ऑर्डर ऑर्बिट मतलब आपके ऑर्बिट की वैल्यू जो है वो 5 है, 5 मतलब N5 हो गया। तो आपको L निकालना है एंगुलर मोमेंटम, सो दैट इज इक्वल टू NH/2π। अगर आपको याद हो, सो MVR इज इक्वल टू NH/2π वॉज गिवन बाय बोहर। सो हमें भी यही करना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ये किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मतलब यहाँ पर n जो है एक एज अ इंटीजर होगा, ठीक है। और आप तो जानते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इसकी वैल्यू 1 हम पुट करेंगे k ऑर्बिट के लिए, 2 पुट करते हैं L के लिए। वैसे 5th ऑर्बिट दे दी है आपको। h आपको पता ही है, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और 2π, पाई तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। 2π नीचे कांस्टेंट हो गया, तो n की जगह पर 5 पुट कर दिया, नीचे 2 है तो 5/2 हो गया, साथ में h/पाई आ गया, तो 5/2 बन गया 2.5। तो 2.5 h/2π, दैट इज योर आंसर हियर। 2.5 सॉरी 2 तो हमारा सॉल्व हो चुका है, 2 हमने सॉल्व कर लिया, सो विल नॉट बी यूजिंग 2 हियर। सो 2.5 h/पाई इज द आंसर।